नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का मैं आपका प्यारा सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं आज के किशोर रेडकर जी, पीएमसी और तमाम मामलों के जानकार हैं, सिविल इंजीनियर हैं और पीएमसी में बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स किए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमसी इन रीडेवलपमेंट इन हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट में जाती है, जब उसका अहम रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, पीएमसी का। और आज उसी विषय पर आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं इनका और आप तमाम जो दर्शक महोत्सव टीवी चैनल पे देख रहे हैं, साथ ही यूट्यूब पे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं दोस्तों। त्यौहार फेस्टिवल का मूड है और मैं यही कहूँगा कि मक्के की रोटी नींबू का अचार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को मकर संक्रांति और लोहरी का त्यौहार। तो आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। लोहरी और मकर संक्रांति, ये तिल गुड़ घ्या यानी गोड़ गोड़ बोला, तो यहाँ से शुरुआत होती है मिठास की। और हेल्थ अच्छी रहे आपकी, और ये साइंस से देखें तो ऋतु परिवर्तन भी होता है, तो आप स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है महासेवा की। और एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस की दोस्तों ये एक जॉइंट गठबंधन है प्रभु से खास बात। आज 108 एपिसोड है, लगभग हम यहाँ तक पहुँचे हैं और काफ़ी सारी हस्तियाँ यहाँ पे आई। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण हस्ती हमारे साथ मौजूद है किशोर रेडकर जी के रूप में। दोस्तों मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने करीबन सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं और रीडेवलपमेंट के पिछले करीबन 20 सालों से इस फील्ड में हैं। और 56,000 स्क्वायर फीट का एक प्रोजेक्ट है प्रभा देवी में, नियर सिद्धि विनायक टेम्पल, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं साहब। और हैंडलिंग इन पीएमजीपी प्रोजेक्ट नियर जी साउथ बीएमसी ऑफिस, अभी टेंडर होना बाकी है, आज ही टेंडर है उसका। और मुलुंड गोकुल श्याम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुलुंड, और बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे मुंबई में कर रहे हैं। साथ ही सेल्फ रीडेवलपमेंट को बढ़ावा सरकार तो दे रही। देवेंद्र फडणवीस साहब ने, हमारे जो डीसीएम है, उन्होंने बोला है कि जल्द ही जो सितंबर 2019 का जो जीआर है, सेल्फ रीडेवलपमेंट को इंसेंटिव मिले, सब्सिडी मिले ब्याज वगैरह में, तो उससे रिलेटेड सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी साफ कर रहे हैं एज ए पीएमसी। मुलुंड गोकुल श्याम का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। प्रभा देवी में सिद्धि विनायक नाम से एक सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑनगोइंग, तो बड़े फ़ायदेमंद होता है सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। तो तमाम विषय हैं और सिविल इंजीनियर हैं, और इनकी कंपनी का नाम है, सर बताइए। साई वेदास कंसल्टेंसी। तो साई वेदा जो कंपनी है, और महासेवा से भी जुड़े, रमेश प्रभु जी से भी जुड़े हैं, किशोर रेडकर साहब तमाम अलग अलग चैनल्स पे भी आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, और हम इनके नंबर भी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका मैं स्वागत करता हूं। और आप जो तमाम लोग हैं, इनके जो सवाल जो एडवांस में आते हैं हमारे पास, जब अनाउंस करते हैं हम इस सब टॉपिक को, तो 2-3 दिन पहले जो सवाल आते हैं उन सवाल भी लेंगे, और यूट्यूब पे जो आप तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल करेंगे वो सवाल भी लेंगे दोस्तों। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ बड़ी मोटिवेट लाइन से, और आप सभी भी इस लाइन से रूबरू होंगे और सहमत होंगे कि ज़िंदगी में हर सुबह, ज़िंदगी में आज की जो सुबह होगी, मान लो हर दिन की सुबह, मान लो ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती, सवाल, ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, उसका उत्तर, उसका जवाब देकर जाती है। तो आज आप ये अनुभव करेंगे, मकर संक्रांति आज भी, कल भी है, लोहरी कल गई है, तो आप ये ज़िंदगी की सुबह आज की आप तमाम जो दर्शकों की है दोस्तों, जो शर्तें हैं, जो सवाल है आपके दिलों में पीएमसी से रिलेटेड, आप जो सवाल हैं, आपकी जो समस्या है, उनका आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उनकी शर्तें, उनके सवाल भी सुलझेंगे। क्योंकि ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। आप कभी भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अभी के अभी इस वीडियो को, आप ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी खूबसूरत लाइन और मोटिवेट लाइन से आज हम बात करेंगे। टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमसी इन रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों मिस्टर किशोर रेडकर साहब के बारे में बताया मैंने, सिविल इंजीनियर है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पीएमसी में बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स भी किया हुआ है, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा किशोर रेडकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, यदि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी ऑफिस बियर्स या नई ऑफिस बियर्स है, वो सिंपल रहता है,
तो उसको जानना हो कि हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो प्रोसेस क्या है, स्टेज क्या है, उसका स्टेप क्या है। और पीएमसी के मतलब भी बहुत फुल फॉर्म भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो ये क्या मायने रखता है, इसके बारे में जरा क्या एक लेमैन को समझना हो तो किस तरह से ब्रीफ करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी ये एक बहुत अहम हिस्सा है रीडेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट फील्ड में। कैसे? अभी फ़िलहाल आज आज इस मुंबई में 5,500 प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है, बंद है, टोटली बंद है। कहीं पे आधे आधे बंद है, कहीं पे सिर्फ पतरे लगे हुए हैं, कहीं पे ऐसी बिल्डिंग पुरानी खड़ी है, बट प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है, बंद है। इसका अहम कारण ऐसा है कि उस प्रोजेक्ट में प्रॉपरली स्टडी किया नहीं गया, और उस स्टडी के बिना प्रोजेक्ट को आगे लिया गया। जैसे कोई चेयरमैन और सेक्रेटरी वो अपने रिजोल्यूशन कर लेते हैं कि हमें सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में जाना है, और रीडेवलपमेंट में जब जाना है तो डायरेक्टली बिल्डर को या डेवलपर को बुलाया जाता है। यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप यदि आपकी जो भी प्लॉट है, जो भी बिल्डिंग है, उसकी बराबर से स्टडी न करें और उसमें क्या आपको मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, ये दोनों भी चीज़ें आप यदि स्टडी करें तो ये प्रोजेक्ट आप बराबर से हो सकता है। किसी भी डेवलपर से आप अच्छी तरह से निगोशिएट कर सकते हैं, और विन विन सिचुएशन। डेवलपर को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, डेवलपर को भी प्रॉफिट होना चाहिए, और आपको भी सोसाइटी करके आपके जो हिस्से में जो एक्स्ट्रा एरिया, रेंट, कॉर्पस फंड, ये तीनों चीज़ें हैं जो वाजिब में मिलनी चाहिए। यही इसको विन विन सिचुएशन में बोला जाता है। लेकिन स्टडी ही नहीं किया गया, और फिर जो डेवलपर है, डेवलपर के अनेक प्रकार हैं। कोई जस्ट एजेंट करके आता है डेवलपर के फेस में, कोई सिर्फ फाइनेंसर होता है, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई डेवलपर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके पास फाइनेंस नहीं होता। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार के डेवलपर्स के फेस लेके अनेक संस्थाएं आती है, अनेक आइडेंटिटी आती है, और इसी में उनका भी स्टडी 100% होता है ऐसा मेरा मानना नहीं है। उनका भी स्टडी नहीं है और डेवलपर का अपना सोसाइटी का भी स्टडी नहीं है। इस पोजीशन में यदि प्रोजेक्ट आगे जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो ये प्रोजेक्ट फंसना ही है। इसमें इसी प्रॉब्लम को लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बहुत अहम हिस्सा करती है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक ग्रुप होता है, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। जैसा मैं हूँ जो सर्टिफिकेशन लेके किस तरह से टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, स्टेक होल्डर, इनको कैसे मैनेज करना है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट देखता है। पूरी टीम को कैसे हैंडल करके आगे लेके जाना है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। उसके बाद में अहम हिस्सा होता है पीएमसी में आर्किटेक्ट का, जो आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करता है। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस हिसाब से DCPR 2034 में ये प्रोजेक्ट कितना मैक्सिमम लिमिट में हमें एरिया दे सकता है, वो स्टडी करता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है, वो स्टडी करता है। और फिर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट में किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सोसाइटी और डेवलपर के बीच में, इस तरह का स्टडी करके सोसाइटी को वो अच्छी तरह से अगवा करता है, अच्छी तरह से इन्फॉर्म करता है कि इतना ही आपको मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, जिसमें किस तरह से टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस का स्टडी करता है कि इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से कितने टैक्सेस किस तरह से होंगे, और उसमें इंटरेस्ट, जैसे डेवलपर फाइनेंस लेके आता है तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है, ये सभी कुछ फिजिबिलिटी में स्टडी होता है। और उसके बाद में रोल आता है लीगल कंसल्टेंट। ये पूरा जो हिस्सा है रीडेवलपमेंट का, पूरी जो प्रोसेस है रीडेवलपमेंट की, उस रीडेवलपमेंट में पूरी तरह से कानूनन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी लीगल पॉइंट्स हैं, वो स्टडी करना, वो इन्फॉर्म करना सोसाइटी को, और उस तरह से ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, ये
लीगल कंसल्टेंट का काम है, ये सब मिलके उसमें सिविल इंजीनियर्स भी आ गए जो साइट सुपरवाइज करते हैं, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब होता है तब वो कंस्ट्रक्शन को पीएमसी के सिविल इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और आर्किटेक्ट मिलके ठीक तरह से सब प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये सब मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से ये पीएमसी का रोल बहुत अहम होता है, जिस वजह से पीएमसी के स्टडी के और पीएमसी के एग्जिस्टेंस के वजह से प्रोजेक्ट साफ सुथरा, स्मूथ और सक्सेसफुल होता है। पीएमसी इसमें बहुत बड़ा रोल करती है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। रेडकर साहब, पीएमसी ही क्यों अपॉइंट करें? मतलब पहले तो प्रोसेस हुआ करता था कि इंडिविजुअली, व्यक्तिगत, अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब वन विंडो कि आपको आर्किटेक्ट मिल रहा है, आपको इंजीनियर मिल रहा है, आपको एडवोकेट, लॉ से रिलेटेड और अप्रूवल्स आपको क्या कितना एरिया मिलता है वो एक्चुअल आपको सोसाइटी के लोगों को बता देते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, अलग अलग लोगों से अप्रोच हुआ करती। मैं बताना ये चाह रहा हूँ लोगों को कि आपको आर्किटेक्ट, आपको कितना एरिया मिलेगा तो आप आर्किटेक्ट से संपर्क करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको दूसरी सिविक इंजीनियरिंग वर्क के लिए सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट, लॉ से रिलेटेड आपका कुछ लिटिगेशन है, प्लाट वगैरह का कुछ इशूज़ है, आपको बीएमसी में जाना है तो फिर एडवोकेट वगैरह से आपको कुछ इंक्वायरी करके फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग और फील्ड है, सीए है, टैक्सेस से रिलेटेड। तो ये जो सब जगह अलग अलग विंडो के पास जाना जाते हुए आपको एक जगह को संजोने का काम है पीएमसी जी, वन विंडो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इकट्ठा करता है। जी। उसका फ़ायदा ऐसा है ना कि हर एक एक्सपर्ट जो होता है वो आप सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये वॉलंटरी लोग होते हैं। उन वॉलंटरी लोगों को इतना वक्त और इतना जो भी कुछ विशेष इच्छा ये हो नहीं सकती। रीडेवलपमेंट तो करना है, सबको घर चाहिए। समझे एक सोसाइटी में 40 लोग हैं, लेकिन दौड़ता कौन है? चेयरमैन, सेक्रेटरी, मैक्सिमम ट्रेजरर, 2 या 3 लोग। उनके मन में ऑलवेज ये होता है कि मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों दौड़ूं। और वो यदि दौड़े अच्छी तरह से, अच्छे इंटेंशन से, तो बचे हुए 38 लोग बोलेंगे कि अरे क्यों दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो इसका कुछ है। ये सब सोच के ये पीएमसी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि पीएमसी के अंदर ये सभी एक्सपर्ट एक साथ में आते हैं और एक दूसरे का उनका जो मिलाप है वो एक टीम करके होता है। एक का काम खत्म हो गया, जैसे फर्स्ट एज सर्टिफाइड पीएमसी है, कंसल्टेंट जो है वो आपको आके मिलता है और इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टडी करता है। उसको इनिशिएटिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लैंग्वेज में इनिशिएटिंग। वो इनिशिएट करता है प्रोजेक्ट। कैसे? आपसे डॉक्यूमेंट लेता है, डॉक्यूमेंट का स्टडी करता है, डॉक्यूमेंट स्टडी के बाद में इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है वो आपको बताता है और वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से 100% डॉक्यूमेंट्स पूरे करने की कोशिश करता है। उसके बाद में आपसे बात करता है, सोसाइटी के साथ बात करता है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रीडेवलपमेंट के लेके, नए बिल्डिंग को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इच्छा है, वो जान के लेता है। उसे वो रीडेवलपमेंट में इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट ऐसे बोला जाता है। और वो इनिशिएटिंग जो स्टेज है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। उसके बाद उसी टीम में जो आर्किटेक्ट होता है वो आर्किटेक्ट को वो ब्रीफ देता है। देखिए, आप डायरेक्टली आर्किटेक्ट को ब्रीफ देना और ये जो कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो ब्रीफ देना, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि वो अपने टेक्निकल लैंग्वेज में जो चाहिए रिजल्ट उस हिसाब से वो ब्रीफ करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट को डायरेक्टली भी आप बुला सकते हैं, अकेले आर्किटेक्ट, अकेला एडवोकेट, अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी हो सकता है। बट ये कोऑर्डिनेशन जो है वो सब आपको करना पड़ेगा। वो बहुत हेक्टिक है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए एक पीएमसी का पूरा एजेंसी होना और उस एजेंसी में ये सब एक्सपर्ट टीम होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो फ़ायदेमंद भी होता है। यही मेरा उसमें आंसर है। बिल्कुल फ़ायदेमंद तो होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आपको वन विंडो मिलेगी, कहीं आप दूसरी जगह नहीं जानना पड़ा। इसमें साथ में वन विंडो मिलेगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन लोगों को ऐसा भारी लगता है क्योंकि एक्सपेंसिव है, चार्जेस देना पड़ेगा और हमको रीडेवलपमेंट घर के बदले में घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बेहतर घर चाहिए, प्रॉपर घर चाहिए, बड़ा चाहिए। सबकी डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बदले में देना नहीं है। ऐसा लोगों की मैक्सिमम लोगों की ऐसी सोच रहती है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि पीएमसी हमारी नहीं होनी चाहिए, बिल्डर अपॉइंट करे, बिल्डर लेके आए।
तो ये भी एक सोच होती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सोसाइटी को एडवांटेज है यदि सोसाइटी अपॉइंट करती है पीएमसी, या बिल्डर लेके आता तो? देखिए, बिल्डर जो लेके आता है वो सिर्फ खाना पूर्ति करता है, ये आप समझ लीजिए। पीएमसी क्यों चाहिए ये एक डिटेल में हम समझ लेते हैं। पहली बात, पीएमसी स्टडी करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता है। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आपको, समझिए आपका 500 स्क्वायर फुट एरिया है अभी, तो आपको कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल सकता है, 20%, 25%, 35%, ये क्लियर है। क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कुछ थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पहले स्टडी किया जाता है कि तो आपके प्लॉट में टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, कितना हो सकता है, कितना मिल सकता है, किस हिसाब से DCPR 2034 के जो रूल है उसके हिसाब से आपको आपके प्लॉट में कितना टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया मिलेगा, और उस टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया में से कितना एरिया बेचना होगा, ताकि टोटल प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट निकाली जाएगी। और टोटल कॉस्ट क्या है, तो वो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होती है। फर्स्ट इज आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सेकंड आपके परमिशन अप्रूवल के BMC, भाड़ा हो तो भाड़ा की जो फीस है, जो प्रीमियम है, जो अलग कम से कम बहुत जो पॉइंट्स है BMC के, वो सभी की कॉस्ट, फीस बोलिए या कॉस्ट बोलिए। उस कॉस्ट के बाद में आता है एक्सपर्ट्स के, जैसे आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर्स है, ऑपरेशन है, पूरे एक्सपर्ट्स के जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो कॉस्ट है, वो उनकी जो फीस है वो आती है। उसके बाद में आती है ये प्रोजेक्ट में यदि फाइनेंस आता है तो उसका इंटरेस्ट लिया जाता है, वो भी कॉस्ट का एक भाग है। उसके बाद में आता है आपका रेंट, जो बिल्डिंग में टूटने वाली है उसमें रहने वाले फ्लैट ओनर्स के का रेंट, उनका कॉर्पस फंड, उनका शिफ्टिंग चार्जेस, ये सभी कुछ लेके प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है। और उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन एरिया, उसमें से कितना बेचा जाता है, बेचा जाएगा, ये कैलकुलेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होता है। और उसके बाद में जो बचा हुआ एरिया है, दैट इज रेवेन्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें डेवलपर हो रीडेवलपमेंट में तो डेवलपर कुछ हिस्सा लेके जाता है और कुछ हिस्सा आपको एक्स्ट्रा एरिया करके दिया जाता है। तो ये सभी कैलकुलेशन उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होने के कारण आप क्लियर है कि हमें आपको क्या मिलने वाला है। और फिर जब डेवलपर आता है तो डेवलपर आपको जो भी ऑफर करता है उसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, डेवलपर डायरेक्ट नहीं आता जब पीएमसी होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद में पीएमसी एक टेंडर तैयार करता है। टेंडर में 3 अलग हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जो हमें चाहिए ही, रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे किस तरह का सीमेंट चाहिए, किस तरह का रेती है, किस तरह की सैंड है, किस तरह का प्लम्बिंग के फिटिंग्स है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन इंस्ट्रक्शन टू डेवलपर या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें एवरीथिंग इज मेंशन्ड। उसके बाद में आते हैं सेकेंड पार्ट इज लीगल पॉइंट्स टेंडर में, और थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको क्या बिल्डर दे सकता है। ये तीनों भाग मिलके एक टेंडर बनता है, और वो टेंडर हम पीएमसी करके सोसाइटी के नाम पे फ्लोट करते हैं। जैसे आज एक सोसाइटी का टेंडर हमारी कंपनी ने फ्लोट किया है, आज ही आया होगा पेपर में। तो वो टेंडर फ्लोट होने के बाद उस टेंडर को परचेस करके डेवलपर आते हैं, और डेवलपर परचेस करके वो टेंडर फिलअप करके वो सबमिट करते हैं। उससे क्या होता है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर होता है। नहीं तो कोई डेवलपर को डायरेक्टली जाके डेवलपर बोलेगा कि आपको 20% दे दूंगा, लेकिन 20% क्या, कारपेट बिल्टअप क्या, और आपको 20% 500 स्क्वायर फुट के ऊपर दूंगा, लेकिन 500 स्क्वायर फुट आपका कारपेट है या बालकनी के साथ में है, कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन हम जब टेंडर निकालते हैं तो उस टेंडर में हर
प्रकार की क्लियरिटी होती है और उसके बाद में ये टेंडर फिलअप करके डेवलपर्स आते हैं और फिर उनका इंटरव्यूज लेके जो डेवलपर समझे 10 टेंडर आए तो उसमें से 2 या 3 टेंडर्स फाइनलाइज करके उनसे फिर निगोशिएट करके पीएमसी और सोसाइटी साथ में ऐसे मिलके निगोशिएट करते हैं। इससे मोर क्लियरिटी, मोर ट्रस्टवर्दीनेस ये क्रिएट हो जाता है। ये सब चीज़ें डेवलपर का पीएमसी तो नहीं करेंगे, क्योंकि डेवलपर के पीएमसी सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। जो एक नोटिफिकेशन है 79A जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे बिल्डर के पीएमसी। वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, ताकि वो बिजनेसमैन है ना, डेवलपर इज अ बिजनेसमैन, तो वो उनके हिसाब से वो खाना पूर्ति करेंगे। इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीएमसी फ्रॉम डेवलपर एंड पीएमसी अपॉइंटेड बाय सोसाइटी। यस, तो आपको एडवांटेज है कि आप पीएमसी पहले अपॉइंट करें और फिर उसके आगे रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएं। किशोर जी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में एडवांटेज है, आगे कुछ सर्कुलर आना चाहता, कुछ सोसाइटी हो सकती कि उनको 6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाह रही है, तो उनको वेट करना चाहिए। और पहला ये, और क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए, मतलब रीडेवलपमेंट के लिए पीएमसी जरूरी है, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी क्या है, और ये जो जीआर के लिए क्या टाइमिंग क्या लग सकता है? जैसे आप प्रभु सर, हम लोग सब लगे हुए हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस पे जल्दी से जीआर निकालें। जीआर तो निकलेगा जब खुद उन्होंने बोला है, और उनकी जो अभी फडणवीस जी की जो इच्छा है वो उस टाइम तक से 3 सालों के पहले से है, 2019 सितंबर 2019 तब उन्होंने पूरी तरह से सब तैयारी की थी, सिर्फ टाइम मिला नहीं वो जीआर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी वापस बीच का 2.5 साल और उसके बाद में ये 6 महीने चले गए ना, तो उसमें टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके लिए या राज्य के लिए वो उन्होंने की, और अभी उनका ध्यान इसके ऊपर है, जिससे पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है। अभी भी सेल्फ डेवलपमेंट में लोग इंटरेस्टेड है, बट एज पर एज एरिया इज कंसर्न, मुझे पूछा जाता है कि क्या हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे या रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो क्या कंस्ट्रक्शन एरिया ज़्यादा मिलेगा? अभी तक उसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो जीआर आना था वो आया नहीं है। वो आ गया तो 10% मोर एफएसआई और 10% मोर कंस्ट्रक्शन एरिया सेल्फ रिडेवलपमेंट में दिया जाएगा। ये एक एडवांटेज है। इस तरह से अनेक एडवांटेज उसमें है, बट उसके लिए वेट करने की जरूरत है क्या, ये आपका क्वेश्चन जो है। मुझे लगता है कि यदि आपके पास टाइम है तो वेट कर सकते हैं, बट अभी भी सेल्फ डेवलपमेंट में जाने से काफ़ी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ़ायदा ऐसा है कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी तरह से ओनरशिप जो है वो आपके पास रहती है। सेल्फ डेवलपमेंट में आप किसी भी व्यक्ति से या एजेंसी से या आइडेंटिटी से आप उसको पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये है, पावर आप पूरी तरह से आपकी लैंड और आपका पूरा प्रोजेक्ट की पावर आप उनको या डेवलपर को दे दिया। रीडेवलपमेंट जब होता है बिल्डर ड्रिवन, या बिल्डर को जब लाया जाता है और रीडेवलपमेंट किया जाता है, तब पूरी पावर उनको दी जाती है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब होता है तो जो पावर ऑफ अटर्नी ली जाती है, और वो पावर ऑफ अटर्नी की वजह से आप उसके बाद में कुछ एक्शन, कुछ डिसीजन या कुछ भी नहीं कर सकते, वो सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि फ़ायदा एरिया से पहला फ़ायदा ये है कि ओनरशिप आपके पास है, आपके हाथ पैर ये सब बंधा हुआ नहीं है। आप जहाँ जैसे और जिस तरह से डिसीजन लेना चाहते हैं उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये पहला फायदा है। पावर का मतलब ये होता है कि आपकी जमा पूंजी, जिंदगी सबसे अहम चीज होती है। जिंदगी में आप जो अर्निंग करते हैं, जो जमा पूंजी रहती है, वो धन आप एक घर में लगाते हैं, वर्षों आप उस घर को डेकोरेट करते हैं, सब करते हैं। और यदि वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो आपकी जिंदगी है, वो आपकी लाइफ है, तो आपका पावर है, वो आपका पावर आपके पास, आपके हाथों में रहना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कमेटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा।
कमेटी ऑफिस बियर से हो, सब लोगों को अलर्ट होके कि इसमें कैसे सेल्फ रिडेवलपमेंट में जा सकते हैं। और पिछले किशोर जी पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे सवाल आए इस तरह से कि सर कब आएगा जीआर, हम रुके हैं, क्या करें। पिछले वो तो मैंने देखो ये पॉलिटिकल सरकार है, अभी तो सरकार आ गई है, तो अभी हो सकता है कि मे भी पॉसिबल। और आज मैं 6 महीने में ये बोला था, और आज वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने अभी बोला पूना में हाउसिंग फेडरेशन को कि हम लोग लास्ट वीक में बोला। हाँ कि कुछ सब्सिडीज वगैरह और ये सब चीज़ें हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है, आप वेट कर सकते हैं। आपकी एकदम जर्जर हालत है तो आपको जाना चाहिए। सोसाइटी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हालत है तो, और यदि आप रिपेयर करवा के कर सकते तो वेट कर सकते और क्या है कि देखिए आज वो जो जीआर है ना, वो अगले 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है, 3 महीने में आ सकता है, आप वर्स्ट टू वर्स्ट के 6 महीने में आ सकता है। लेकिन जब आप आज आपकी प्रोसेस चालू करेंगे ना रीडेवलपमेंट की, जो सेल्फ की समझ जाना है, तो 6 महीने तक भी आ गया वो तो भी आपको फायदा मिलेगा ना? क्योंकि ये सभी कुछ चीज़ें, रिजोल्यूशन है, फिजिबिलिटी है, उसके बाद में आपके कंसेंट है, आपको बताया जाएगा, प्लान तैयार किए करेंगे हमारे आर्किटेक्ट्स, और फिर वो प्लान के हिसाब से आपको कितना एरिया चाहिए, ये सब करते करते ये इतना टाइम जाता ही है। तो यदि आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है तो अभी पहल कर दीजिए, अभी आप जो भी कुछ है प्रोसेस स्टार्ट करिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करिए, और वो आपको स्टडी करके इन्फॉर्म करके सेल्फ डेवलपमेंट तक लेके जा सकता है। वो जो आएगा जीआर तो अच्छा ही बात है, और आना तो है ही, वो इतना पक्का है, जीआर जरूर आना है। दोस्तों जैसा कि हमारे पास एडवांस सवाल आए हैं, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, और जो पब्लिक के सवाल आए, जो जनता के सवाल आएंगे वो लेंगे एडवांस में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। फिजिबिलिटी रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट होती है फिजिबिलिटी, और कैसे गो थ्रू कर सकते हैं फिजिबिलिटी को, उसके बारे में सवाल है, वो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑडियो ऑन कर देना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि पीएमसी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमसी, तो हमारे एक्सपर्ट और इस तमाम मामलों के जो पीएमसी और रीडेवलपमेंट के मामलों के जानकार किशोर रेडकर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो किशोर जी ने काफ़ी हाईलाइट किया आपने कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीएमसी फिजिबिलिटी के बारे में बताया। तो एक सवाल है, सवाल है एडवोकेट प्रशांत जैन साहब का गोरेगांव से। पीएमसी गिव फिजिबिलिटी रिपोर्ट, व्हाट पॉइंट शुड बी मेंशन्ड इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट विच शल प्रॉपर गाइड टू सोसाइटी टू मेक प्रॉपर टेंडर्स एंड पेपर्स। हाँ, जैसे अभी कुछ मिनट के पहले मैंने फिजिबिलिटी क्या होती है ब्रीफ में बताई, वापस एक बार बोलता हूँ क्या पॉइंट्स, जैन साहब आपको वापस एक बार बोलता हूँ, क्या पॉइंट्स या क्या बुलेट पॉइंट्स फिजिबिलिटी में होने चाहिए। फर्स्ट इज फिजिबिलिटी में आपके कारपेट एरियाज क्या है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का स्टेटस, व्हाट इज कारपेट एरिया, व्हाट इज द कारपेट एरिया यू आर यूजिंग राइट नाउ। सेकेंड इज व्हाट इज द प्लॉट एरिया, ग्रॉस प्लॉट एरिया और नेट प्लॉट एरिया। यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चालू होना चाहिए एग्जिस्टिंग पॉइंट्स, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में आता है कि टोटल प्रोजेक्ट में प्लॉट जो है, वो प्लॉट में DCPR 2034 के हिसाब से मैक्सिमम
कंस्ट्रक्शन एरिया क्या अवेलेबल है। दैट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे समझता है कि ये प्लॉट एरिया और हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया ये है, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एरिया। ध्यान में रखिए, ये कंस्ट्रक्शन एरिया जो होता है वो टोटल होता है, वो आपका, इनका, डेवलपर का ऐसे नहीं है। वो प्लॉट के ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया अवेलेबल कितना है। ओके, उसमें उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। हाउ मच प्रीमियम, हाउ मच ऑल द फीस, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग तरह की बीएमसी की या एनसीजीएम बोलते हैं उसकी चार्जेस है, फीस है। उस फीस को डिस्ट्रीब्यूट करके, फीस को अलग अलग करके टोटल बाद में फीस कितनी है, बीएमसी के लिए हमें कितना पैसा स्पेंड करना है। उसके बाद में आता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो कंसल्टेंट की फीस कितनी है, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, टोटल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए फीस कितनी है। उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, यानी जो एक टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया आया है उस टोटल कंस्ट्रक्शन को खड़ा करने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट है, क्या प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो अगला बुलेट पॉइंट है। और ये सब उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट में फाइनेंस लेना है तो उस फाइनेंस का इंटरेस्ट कितना होता है। देखिए, ट्रांसपेरेंटली ये सब होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट, फाइनेंस तो आना है। आप बोलेंगे फाइनेंस तो बिल्डर का है, हमें क्यों उसको जानना है। देखिए, ये स्टडी जो है ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो स्टडी एक अलग तरह से की जाती है। वो आपके लिए, बिल्डर के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट को एज अ पीएमसी, इस प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल किया जाएगा, इस तरह की फिजिबिलिटी हम निकालते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में किसी से भी, बैंक से हो या इंडिविजुअल से हो या इंस्टीट्यूट से हो या उस डेवलपर का खुद का पैसा हो या सेल्फ डेवलपमेंट में आप बाहर से खुद टेनेंट्स या फ्लैट ओनर्स लाए हुए, पैसा तो पैसा है और उसका एक इंटरेस्ट लगता है। तो वो इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड पॉइंट, बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। ये उसके बाद में रेंट और कॉर्पस फंड, ये पूरी तरह से कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आया। और उस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को निकालने के लिए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एरिया का कितना एरिया बेचना होगा, प्रोजेक्ट के अभी के उस एरिया के सेलिंग रेट के हिसाब से कितना एरिया बेचना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें फिजिबिलिटी में आते हैं। और उसके बाद में आता है आपको कितना एरिया मिल सकता है, एक्स्ट्रा एरिया, फ्री। ये सभी पॉइंट्स फिजिबिलिटी में जैन साहब इंपॉर्टेंट है। मुझे खातरी है कि आपको ये पॉइंट सभी कुछ समझे होंगे। और कुछ क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं। Sir, whose proper guidance and watch on progress of redevelopment in must for safe journey of redevelopment, but his appointed may make him bias. How to keep check and control on PMC who's paid by developer? सी, पहली बात तो ये एक मिथ है, ये एक पूरी तरह से गलत विचार है कि पीएमसी को बिल्डर फीस देता है। कैसे, हम समझ के लेते हैं। पहली बात तो प्रोजेक्ट जो होता है उसमें दो पार्टनर्स है रीडेवलपमेंट में। एक है प्लॉट एरिया का जो हिस्सा है वो सोसाइटी के पास है, तो ही सोसाइटी इज अ पार्टनर ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एंड सेकंड पार्टनर इज डेवलपर। वो क्या लाता है, यदि सोसाइटी के पास प्लॉट है तो वो क्या लाता है, वो लाता है फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस लाता है। उसके बाद में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज सब बाद में आता है। तो ये फाइनेंस लाता है और ये प्लॉट लाता है, इसके कारण ये टोटल प्रोजेक्ट होता है। तो पीएमसी की या हमारी फीस जो है वो, जैसे मैंने बोला, पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो पहले ही उसमें होना ही चाहिए। जो फिजिबिलिटी है उसमें कॉस्ट में ही ये फीस दी जाती है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, सिर्फ फाइनेंस ये लाता है, कौन, डेवलपर लाता है। इसलिए उसके अकाउंट से ये फीस हम डायरेक्टली भी नहीं लेते, हम वो बोलते हैं कि आप सोसाइटी के अकाउंट में डालिए और सोसाइटी विल गिव अस। सो ये बड़ी गलत फहमी है
कि यदि बिल्डर पीएमसी को फीस देता है तो पीएमसी उससे अच्छी तरह से रहना चाहिए या बायस रहेगा, ये बड़ी गलतफहमी है। हमें फीस भले डेवलपर के हिसाब से, डेवलपर के पेमेंट से आती है, लेकिन दैट इज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ डेवलपर, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के कॉस्ट में से ही हमें फीस आती है। तो बोथ द पार्टनर्स come together and get this project done. Yes, sir. Next question is the society who do not have name in property card. Should PMC may suggest for the development agreement? Is it just for professional ethics? Can PMC may be held responsible if not stopping any irregulars? Please guide us. देखिए, पहली बात तो किसी भी पीएमसी ने ऐसा कोई एडवाइस दिया होगा कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड पे आप सोसाइटी का नाम नहीं है तो भी आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, तो उससे तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये तो नॉलेज ही न होने वाला पीएमसी है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट किस में होता है? जो ओनर है वही डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर सकता है। यदि ओनर का नाम ही नहीं है तो कहाँ से करेगा? राइट्स अथॉरिटीज उसका राइट्स, वो एक्चुअली वो तो ये तो क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के लिए जो रजिस्ट्रार बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन करे जाएंगे, तो वो पहले देखते हैं ना कि प्रॉपर्टी कार्ड में किसका नाम है। तो सोसाइटी का नाम यदि नहीं होगा तो सोसाइटी विल नॉट बी एबल टू डू डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद डेवलपर। तो पीएमसी उसका सलाह दे या ना दे, यदि सलाह दे रहा है तो वो गलत है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन या टोटल उसको नॉलेज ही नहीं है, और उसके लिए वो तो उसको निकालना ही चाहिए इमीडिएटली। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट पीएमसी इज द कठपुतली इन हैंड्स ऑफ डेवलपर, illegal formalities of the 79A, but society do not have fruitful guide for from PMC. Please guide at society the proper role of PMC. देखिए, जैसे आप बताया सर ने अभी, मार्केट में डॉक्टर्स होते हैं, कितने प्रकार के डॉक्टर्स हैं। मेडिकल, देखिए मेडिकल साइंस गलत है क्या? साइंस तो परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, लेकिन आपका डॉक्टर कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो आप क्या करते हैं, आपको सही डॉक्टर चुनना है, और सही डॉक्टर चुनना आपके 100% प्रॉब्लम्स कम कर सकता है। उसी हिसाब से आपको सही पीएमसी चुनना है, जो पीएमसी आपको जस्टिस दे, जो आपके साथ में रहे, जो आपके प्रोजेक्ट के साथ में रहे और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। यही आंसर है इसका। यस, इफ डेवलपर breaches any condition of the development agreement, can PMC give notice the developer to fulfill condition of the DA shall be terminated? Can PMC make a complaint to authority if there any violation in rules of developer? PMC कंप्लेंट कर सकती है, बट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जो होता है, आप समझ लीजिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो होता है वो ओनर ऑफ द प्लॉट विच इज सोसाइटी, और जो करने वाला है, फाइनेंस लाने वाला है, सब कुछ करने वाला है वो डेवलपर, इनके बीच में होता है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो पीएमसीज रोल इज टू इन्फॉर्म सोसाइटी कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इस तरह से गलत हो रहा है, तो पीएमसी कैन complaint. Society can complain. PMC has no role to physically complain against developer. So PMC's role in this case is to inform society in writing that these things are not happening properly. Correct. टाइम टू टाइम तो सोसाइटी कंप्लेंट कर सकती है। बिल्कुल, ये थे किशोर जी हमारे तमाम जो एडवांस में सवाल। अब यूट्यूब पे काफ़ी सारे लाइक कर रहे हैं लोग, मैं चाहूँगा लाइक भी करें, कमेंट्स तो करें, आपके सवाल के जवाब भी देंगे किशोर जी, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि एक ज्ञान की गंगा जो है प्रभु सर ने, हाउसिंग गुरु हमारे रमेश प्रभु जी ने जो शुरू की है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। हम लास्ट में हमारे नंबर भी शेयर करेंगे किशोर रेडकर जी के, उनकी कंपनी के मेल आईडी वगैरह भी। तो मोना मेहता जी लाइक कर रही हैं, और सवाल है साहबाद मोहम्मद जावेद भाई का, गुड आफ्टरनून सर जी, हाउ टू अवर सोसाइटीज अंडर रीडेवलपमेंट प्रोसेस सर जी, वी वेयर ऑफर एक्स्ट्रा कारपेट एरिया ऑन आवर एग्जिटिंग फ्लैट, हाउ टू अबाउट कार्पस फंड, हाउ मच
वी शुड आस्क इंडिविजुअली। क्वेश्चन तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी डेवलपर के साथ में कैसे निगोशिएट हाँ, करें, ये क्वेश्चन है। कार्पस वगैरह ये कैसे बात करें इनिशियली स्टेज पे है हाँ, ये। क्योंकि वही तो मैं अभी हम 1 घंटे में यही बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली निगोशिएट करने जाएंगे हाँ, तो तो फंसेंगे 100%। हम्म, बट यदि पीएमसी को लेके आएंगे तो पीएमसी स्टडी करेगी, हम आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के बेस पे आप निगोशिएट कर सकते आप हैं। कितना आपको कारपेट एरिया मिल सकता है, क्या कारपस मिल सकता है, सब कितना। उसमें है, हाँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप सभी कुछ होता है। पीएमसी के थ्रू जाएंगे तो आपको एडवांटेज है बेनिफिट से ज़्यादा। हाँ, दूसरा है वी हैव बी ऑफर 120 स्क्वायर फीट एडिशनल फ्री ऑफ कास्ट। मोहम्मद जावेद भाई का सवाल है। वी हैव बी ऑफर्ड 120 स्क्वायर फीट एडिशनल फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट मतलब समझा नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एरिया। फ्री एरिया, हाँ। हाँ, जो फ्री एरिया मिलता है ना 20%, 25%, 35%, जो भी कुछ देता है उसके वो ऊपर। 120। हाँ, तो हाँ, ये बस यही उन्होंने लिखा, बाकी कुछ सवाल नहीं, वो सवाल नहीं हो सकता, हाँ, आधा उनका सवाल कुछ है। डिटेल होगा उनमें। हाँ, जो कुलदीप सिंह जी ने का सवाल है, सर हाउ टू रिमूव ए बिल्डर फास्ट बिल्डर डिड नथिंग फॉर 22 years, कमिटी एंड बिल्डर आर द ग्रेट सपोर्टर ऑफ स्मॉल टाइम बिल्डर हु हैज गॉट होल्ड ऑफ द 400 crore प्लाट एंड हाउ डज द नो रिप्लाई। अभी ये बड़ी बड़ा लड़ाई, मैटर बड़ी लड़ाई है, तो बड़ा मैटर है। तो लड़ाई भी है सर, और 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 22 साल से स्टॉल प्रोजेक्ट की सिचुएशन में है, और निश्चित ही महारेरा कवर नहीं करता और रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं नहीं इसका। होगा ही नहीं उसका। तो आप मिले हमसे, मेरे पास आके मिले, मेरे नंबर लास्ट में शेयर कर दूंगा मैं। तो बिल्डर के सपोर्टर्स, अब ये तो आपको लोगों को तैयार करना, लड़ाई वाला मामला है ये लड़ाई तो। वाला मामला है। हाँ, तो तो लोगों को तैयार करना पड़ेगा उनके खिलाफ कि भाई जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ राइज करें। हम खड़े हैं आपके लिए, आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचानी पड़ेगी आपको, उप मुख्यमंत्री तक, वो आपको न्याय दिलवाएंगे। तो स्टॉल प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे। तो स्टॉल प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है कि वो लोग न्याय चाहते ही नहीं है। बहुत सारे लोग, अब जैसे ये बता रहे, तो न्याय नहीं मिलेगा जब आप साथ में एकजुट होंगे, यूनिटी होंगी, तो ये आपको न्याय मिलेगा। मिलियन थैंक्स लच्छू जी, राम कृष्ण मूर्ति जी, एज पर योर experience, what is the role of the management committee and society other member in point of view their emotional understanding, thoughts and difference of the successfully redevelopment? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि कमिटी का या जो उन कमिटी के मेंबर्स हैं उनका बहुत अहम रोल है। फर्स्ट रोल ऐसा है कि उनकी जजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो जो, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर को ठीक डॉक्टर का चुनना है, वैसे ठीक और अच्छा पीएमसी, वो एक्सपर्ट भी चाहिए और ऑनेस्ट भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रोल है वो चुनने में, और उन चुनने के बाद जो भी वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक ध्यान नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अपना चौकन्ना रहना चाहिए कि किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए और ना। सेम अब 79A होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। क्यों गाइडलाइंस है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, रजिस्ट्रार, वीडियो शूटिंग्स वगैरह सब होती है उसमें। तो एक सभी मेंबर्स के लिए, जरूरी नहीं एमसी मेंबर्स, कमेटी मेंबर, मैनेजिंग कमेटी, दूसरे जो मेंबर्स है साधारण, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि 79A क्या है और कितना महत्वपूर्ण अपने लोगों के लिए। तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आप कमेटी मेंबर को, तो वो भी अवेयर होंगे, आप भी अलर्ट होंगे, आप अलर्ट होंगे, वो भी अवेयर होंगे, कुछ चीज़ें उनसे भी छूट जाती है। ऐसा नहीं कि हम ब्लेम ही करें कमेटी मेंबर को। इन्फॉर्मेशन आपको भी होनी चाहिए। सर ने जैसे बोला कि 79 क्या है, वो आपने पूरा कमेटी ने पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से पीएमसी जा रहा है कि नहीं, वो उनको देखना चाहिए। नहीं जा रहा है तो उनको सॉफ्ट लैंग्वेज में ठीक तरह से, एक मीटिंग्स होती रहती है, वो मीटिंग्स में बोलना चाहिए। और वो देखिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएमसी देखेगा, जैसे बिल्डर आया तो बिल्डर देखेगा, इसी तो हिसाब से तो प्रोजेक्ट सफर होता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी है जो मैं बोलता हूँ बार बार हर इंटरव्यू में, कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट सही हो जाए, और उसके लिए जो भी मेहनत करना है वो आप करेंगे, ताकि
ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि समझे 40 मेंबर आपके बिल्डिंग में हैं, तो 40 फैमिलीज का पूरा फ्यूचर आपके हाथ में है, और उस फ्यूचर को ठीक तरह से करना 3 जनरेशन आपके आगे की उनकी आपके याद करेंगी, यदि आपने अच्छा काम एक कमेटी मेंबर करके कर दिया तो। सर कुलदीप सिंह जी, सर हाउ मच शुड ए पीएमसी बी पेड फॉर द 4 एकड़ प्लाट इन मुंबई सबब पे, इन्होंने चार्जेस के बारे में पूछ रहे कि पीएमसी। हाँ, चार्जेस नॉर्मली है ना रीडेवलपमेंट में, आप समझ लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, उस एरिया को खड़ा करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है, उसका 2% से लेके 5% तक उसकी पीएमसी की फीस होती है, डिपेंडिंग ऑन हिज स्कोप ऑफ वर्क। इन रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट में वो फीस बढ़ जाती है, क्योंकि डेवलपर का पूरी तरह से काम जो भी को करना है वो पीएमसी करते हैं, इसलिए वो उधर सेल्फ में फीस बढ़ती सर है। ने 2 से 5% बताया, मैं क्लियर कर दूं। Yes. रीडेवलपमेंट बाय डेवलपर, जो डेवलपर Yes. प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है उसी में। उसी में। बाकी यदि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे पीएमसी की फीस बढ़ जाती है, क्योंकि वो एज ए डेवलपर का भी काम करता है। तो सर कमेंट से नरपत सिंह देवरा जी दहीसर से, बहुत अच्छी जानकारी पीएमसी डेवलपर्स या सोसाइटी का समझाया किशोर सर ने, धन्यवाद सर। सीके परब साहब नमस्कार। संजय ओक, हाउ टू मेक श्योर डेट द डेवलपर डज नॉट हैव एनी लिटिगेशन अगेंस्ट हिम। देखिए, अगेंस्ट सोसाइटी ऐसा हो सकता है, शायद क्वेश्चन क्लियर नहीं, लेकिन मुझे समझ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है। हमें बार बार क्वेश्चंस रिपीटेशन ही होते हैं एज अ पीएमसी जब जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा हुआ रहेगा कि किसी प्रोजेक्ट में लीगल इम्प्लीकेशंस या लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए क्या केयर लेनी चाहिए। वापस वही आंसर है कि जो पीएमसी है उसका जो लीगल एडवाइज़र है या लीगल कंसल्टेंट है, लीगल आदमी है या एडवोकेट है, वो सही तरह से उसको एक्सपर्टी है कि नहीं इस पूरे प्रोजेक्ट की या इस सिविल लाइन की। देखिए, आगे जाके कोर्ट केसेस करने से पहले ही उसका प्रोएक्टिवली आपने उसकी केयर लेनी चाहिए कि हमें जो चाहिए वो क्लियर पेपर में आना चाहिए आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, और आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इस तरह से डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार करना चाहिए, और वो भी विन विन सिचुएशन में दोनों की, डेवलपर और सोसाइटी के दोनों के इंटरेस्ट फुलफिल करके ये एग्रीमेंट होना चाहिए। यस, संजय ओक जी के सवाल के जवाब के बाद देव महापात्रा जी का सवाल है, इज इट नेसेसरी एक्सप्लेन फिजिबिलिटी रिपोर्ट टू सोसाइटीज मेंबर्स इन मीटिंग, who is better person to explain feasibility report to society member, is it to call society expert person or society PMC? See, PMC is the best person to explain feasibility report to each and every member, क्योंकि जैसे हम करते हैं, हम पहले feasibility कमिटी मेंबर्स कमिटी के पास देते हैं, और उसके बाद में यदि वो चाहते हैं कि सबको समझाना है तो वो हमको बुलाते हैं, और हम उस जनरल बॉडी में जाते हैं, हर एक पॉइंट जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स दिए थे उस तरह से समझाते हैं, और उसके बाद में उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो दैट 2 फायदे हैं, एक कि फिजिबिलिटी सबको समझ में आई, इसका मतलब हमें क्या मिलना है वो भी उनको समझ में आया, और सेकंड फायदा ऐसा है कि निगोशिएट करने के टाइम हर एक को पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। सब लोग एक पेज पे आते हैं, एक डिसीजन पे आते हैं, ये उसका फायदा है। पीएमसी समझाना, पीएमसी ने ही फिजिबिलिटी समझाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और हम वही करते हैं। बिल्कुल। नरपत सिंह देवरा जी, शर्मा जी, यह जानकारी किशोर जी से लीजिए कि अभी तक रुके हुए, अटके हुए सोसाइटी बिल्डिंग पीएमसी लेने के बावजूद कितने % प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। रीडेवलपमेंट जाने वाली सोसाइटी को पीएमसी मैंडेटरी रखना जरूरी है क्या? पीएमसी क्या लास्ट है? मैंडेटरी। हाँ, रीडेवलपमेंट में जो जाने वाली सोसाइटी उनको मैंडेटरी है, कंपलसरी? देखिए, मैंडेटरी क्यों है? मैंडेटरी यानी कानून नहीं है ऐसा, हाँ, बराबर कि पीएमसी रखना है, बट क्यों रखना है, मैंडेटरी खुद को क्यों करना है, ये मैं समझाता हूँ। क्योंकि 79A में ऐसे नियम या ऐसे स्टेप्स दिए हैं जिस स्टेप से 1 by 1 जाके आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा।
तो यदि आप उस प्रोसेस से जाके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है तो सबका भला है। तो उसमें 79 में जाने में प्रॉब्लम क्या है, वो जाना ही चाहिए और आपने खुद को मैंडेटरी करना चाहिए कि 79A हम फॉलो करें, और उस 79A फॉलो करने के लिए आपको पीएमसी अपॉइंट करना है। और ये पीएमसी की फीस 2 से 5% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। देयर आर 3 कॉस्ट इन प्रोजेक्ट। वन इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच इज लोएस्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट, 3.5 से 4,000 मैक्सिमम। उसकी 2 to 5% पीएमसी लेता है, उससे किसी का कुछ नहीं होता, बट सोसाइटी का भला 100% होता है। इसलिए पीएमसी को, भले कानून नहीं है पीएमसी को लेना, बट आप कानून बना दीजिए कि पीएमसी को लेना ही चाहिए, आपके भले के लिए, प्रोजेक्ट के भले के लिए। अब एक सिंपल सी बात करें, हेल्थ के लिए अच्छी फल फ्रूट सब्जियां वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सही। अब आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फर्स्ट क्लास। कोई मैंडेटरी नहीं है, Mandatory नहीं है। अनिवार्य नहीं है कि आपको खाना, सरकार भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। जो बेहतर है वो बेटर है, बेटरमेंट इज बेटरमेंट। यस। तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप और सर्च करें और इस पे इसको समझे। नरपत सिंह जी, अलग तरीके से मैंने आपको समझाया। तो ये अच्छी जो चीज़ 79A क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे झगड़े चलते थे। एमसी जो होती, मैनेजिंग कमेटी होती, वो इंटरनल कुछ मैनिपुलेट करके बिल्डर से कर दी। तो 79A गवर्नमेंट का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। अब वो कंपलसरी मैंडेटरी करना, वो आप लोग अपने समझे इस चीज़ को। गवर्नमेंट भी इशारा करती है, किसी को एकदम से वो फांसी पे नहीं लटका सकती कि भाई ये करना ही करना है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं ऐसा कर कानून नहीं है। तो आप ये समझे हैं इस चीज़ को, और कितना महत्वपूर्ण है ये समझे, इंपॉर्टेंस कितना है। और आजकल पारदर्शिता का ज़माना है, ट्रांसपेरेंसी का है। आप डिजिटल इतने ज़माने में हो गए, तो आप 79A इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी झलकती है पूरी की पूरी। तो वो जरूरी है करना, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी नहीं करवाती, नहीं करती। अगला सवाल है सर, कमेंट से नाइस एक्सप्लेन, दिलीप राव साहब लिख रहे हैं, थैंक यू बोला आपको। और मोहनदास सेट्टी साहब, इफ बिल्डर इज इंटर बिफोर पीएमसी आर एनी टेंडर, व्हाट इज द फेट ऑफ एनी सोसाइटी? फेट FATE, एनी सोसाइटी। देखिए, यदि प्रोसेस के पहले रिजल्ट आ जाए तो वो रिजल्ट, मैं नहीं बोलता 100% बुरा ही होगा, कुछ इस पे होता भी है, अच्छे होते भी है। देखिए, वापस से बोलता हूँ, पीएमसी 3 हिस्सों में काम करता है। एक, जो स्टडी करके आपको आपका प्रोजेक्ट का स्टेटस देता है, जिससे निगोशिएट आप करते हो, ये एक स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, जो निगोशिएट करने के बाद जो प्रॉमिसेस डेवलपर से मिले हैं, उस प्रॉमिसेस को पेपर में उतारना। डेवलपमेंट एग्रीमेंट के फेस में, डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो प्रॉमिसेस दिए वो उतारना उसमें, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है कि उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो लिखा गया है, जो प्रॉमिसेस है, वो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आ रहे कि नहीं, वो देखना, वो मॉनिटर करना। तो पीएमसी तीनों स्टेप में आपको हेल्प करके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल और आपका फायदा करती है। यदि पीएमसी नहीं है तो डेवलपर भले पहले प्रॉमिस करे, यदि प्रॉमिस रख सकते हैं, वो फुलफिल कर सकते हैं तो वो करेगा, बट वो 100% कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्शन के तहत उस स्टेज में, वो भी आपको समझेगा नहीं। तो ध्यान रखिए कि 100% सक्सेसफुल करना है प्रोजेक्ट को, तो ये तीनों हिस्से में काम करने वाला आपका टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो है एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बिल्कुल, वो जो तीनों हिस्सों को कवर करता है, तीनों स्टेप को कवर पूरी करता है, जवाबदारी से, जिम्मेदारी से निभाता आपके बिहाफ पे। देखिए, बहुत ऐसे हुआ है कि प्रॉमिसेस तो किया है, आगे नहीं फुलफिल हुए हैं। जैसे टर्मिनेशन क्लॉज डालना, ये आपको आपके जो पीएमसी में एडवोकेट साहब हैं वही बताएंगे कि कहाँ डालना, किस तरह से ड्राफ्ट करना उसको, कि आप कल से यदि वो फुलफिल नहीं करता है कि 2 साल 3 साल हो गए तो उसको टर्मिनेट करना, तो वो भी क्लॉज आप उस ड्राफ्ट से, उस लीगल रेमेडी से डालेंगे तो उसको रिमूव कर पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने के बाद पीएमसी को बुलाते हैं, बरोबर। तो वो क्या करेगा डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने के बाद? कुछ नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही। जावेद सैयद साहब जुड़े हुए हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, नासिक से हैं। राजीव खोसला जी, इट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट सेपरेट मीटिंग टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड कैन एक्सपर्ट पीएमसी यूज प्रोजेक्टर एंड वाइट बोर्ड विल एक्सप्लेनिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन सोसाइटी मीटिंग।
यस, ऐसे ही होना चाहिए। यस, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल होना सही। चाहिए। ऐसे ही होता है और ऐसे ही ऐसे ही होना होता है, चाहिए। हाँ। जैसा आपने कहा, जब आपकी सोसाइटी में यदि हुआ ऐसा तो बहुत बढ़िया, बढ़िया go ahead बढ़िया करें। होना ही चाहिए। रवि शेट्टी, हाउ सोसाइटी विल अपर हैंड ऑन बिल्डर और डेवलपर? देखिए, मैं बोलूँ ये अपर हैंड वगैरह नहीं होना चाहिए। हाँ। विन विन सिचुएशन में प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपका अपर हैंड ना डेवलपर के ऊपर, ना डेवलपर का अपर हैंड आपके ऊपर। विन विन सिचुएशन में हो, डेवलपर का भी कुछ फायदा हो क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वही। आपका भी कुछ फायदा हो क्योंकि आपका जो लैंड है वो आपकी है और 30 सालों से या 40 सालों से रह रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन में ही सब कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि टाइम फ्रेम में होना चाहिए, टाइम फ्रेम में, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ नए नए अमेंडमेंट कर रही है, लॉ कर रही है, तो वो हो सकता है DPDCR में अमेंडमेंट किया होगा, आज आपके पास रोड भी कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो वो कल से चेंज हो सकती है। तो वो आप समय पे करेंगे, जो कमिटमेंट डेवलपर ने किया है उसमें, और आपने जो जल्दी से उसको कोई सभी मेंबर्स मेजोरिटी से उसको गो हेड करे प्रोजेक्ट को, तो जल्दी होगा, तो आपको ही बेनिफिट है। और देखिए, अपर हैंड का वापस मैं बोलता हूँ कि कहीं पे ना डेवलपर बहुत नया होता है। हाँ। और ये उनको लेना ही है प्रोजेक्ट, इसलिए वो कुछ भी एडजस्टमेंट करने को तैयार होती है। फिर ये जो सोसाइटी है ना, वो अपर हैंड करके उसको जो भी वो मनवा कर लेती है। वो तभी आपको लगता है कि आपकी विनिंग हो गई, लेकिन वो बाद में जाके उसको समझता है डेवलपर वाइबिलिटी नहीं बैठ रही है, बहुत प्रोजेक्ट सारी होना ही चीजें, नहीं है, होना ही नहीं है। इस तरह से 5500 प्रोजेक्ट अटके हैं। तो नो अपर हैंड, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन, दोनों का फायदा होगा, दोनों जब का ही फायदा प्रोजेक्ट आगे होगा। वाइबिलिटी होना जरूरी है, और दोनों की वाइबिलिटी। सर अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। राजीव खोसला जी का हो गया, बर्ड्स करके हैं, हाउ टू इज स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मेंबर? नहीं, वो एक टेक्निकल इशू है, इसमें नहीं ले सकते हम लोग। धन्य CK परब साहब बोल रहे हैं, धन्यवाद, अप्रतिम अभ्यास पूर्ण प्रेरणादायक मार्गदर्शन, धन्यवाद। सरजीत सेन फाइंड्स PPT रिकॉर्ड्स लेक्चर। सर लेक्चर आपने जो पढ़ा, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपकी PPT बन जाएगी, लेकिन अभी PPT नहीं फिलहाल में। किशोर मिरचंदानी साहब, वेरी नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू सर। नरप्रीत सिंह देवरा, धन्यवाद। रवि शेट्टी, व्हाट आर द टैक्सेस टू बी पे ड्यूरिंग एन आफ्टर कंप्लीशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? हमने अभी जस्ट पहले लिया था, इस पे अमित मेहरा CA साहब, मोहरे साहब आए थे, और टैक्सेस पे, रीडेवलपमेंट पे जो टैक्सेस होते हैं, GST तमाम विषय की, आप उस वीडियो को देखें साहब। आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट उसमें PPT भी है। यदि PPT चाहिए तो आप मेरा नंबर पे आप सेंड करें तो मैं आपको उसकी PPT भी पहुंचा दूंगा। पुनीत साहब, खत्री साहब, इफ मेंबर लिटिल इज नॉट क्लियर कैन रीडेवलपमेंट हैपन्स? मतलब इफ मेंबर लिटिल कम है, मेंबर इनके पास शायद कम मेंबर कैसे? लिटिल क्या, नहीं, इफ मेंबर टाइटल इज नॉट क्लियर कैन रीडेवलपमेंट हैपन्स? देखिए, डेवलपर का इंडिविजुअल टाइटल क्लियर नहीं है, बट किसी भी कोई तो ओनर होगा उस फ्लैट का, तो वो मेंबर है इस प्रोजेक्ट का, सोसाइटी का, तो प्रोजेक्ट तो होना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बर्ड्स कैन नॉमिनी साइन P-AAA? P-AAA क्या है? कैन नॉमिनी साइन P-AAA, जो DA में के बाद साइन होता है ना, P-AAA? नहीं, नॉमिनी कैन नॉट बी साइंड, देयर शुड बी अ प्रॉपर ओनर ऑफ दैट। हाँ। सुनील वसु साहब पूछ रहे हैं, एज इन 79A डेवलपर इज selected by fully majority, but society has come to know about some litigation of the developer in his other projects. So can we terminate developer? Developer number DA is done yet? Developer DA is not done yet. DA is done yet. is No DA is done yet. Good question is good. You can terminate him immediately. और इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लीगल जो प्रॉब्लम्स है डेवलपर के, वो स्टडी पहले PMC ने करना चाहिए। वो PMC का काम है कि उसके जब टेंडर खुलते हैं तो जो सिलेक्शन होते हैं टेंडर्स, उसके हर एक के फाइनल सिलेक्शन के पहले उसके ऊपर कोई केसेस है क्या, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस किए हैं क्या कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट में, ये PMC और सोसाइटी मिलके ये स्टडी करता है और वो रिपोर्ट भी PMC सोसाइटी को देता है। तो वो होना चाहिए रिपोर्ट, बट यदि इस कंडीशन में कुछ छूट गया है तो यू कैन इमीडिएटली
इवन इफ सबको वापस एसजीएम को जाना है आपको, और एसजीएम में जाके आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, करना ही चाहिए। यस, सवाल हमारे जितने थे लगभग हो गए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मैं चाहूँगा हमारे जो महासेवा की जो सर्विस है वो आप लें, जो फ्री एडवाइस है, मैगजीन्स हैं वो लें। मैं महासेवा के नंबर स्कूल पे भी चल रहे हैं, और साथ ही हमारे जो टेक्निकली सहयोगी हैं उनसे चाहूँगा कि वो शेयर करें फेसबुक अपने यूट्यूब लिंक पर, ताकि लोग कांटेक्ट कर सकें। और मेरे नंबर पर यदि आप चाहेंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना है तो भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133। तो दोस्तों, और महासेवा का नंबर भी आपको रिपीट कर देता हूँ, स्क्रॉल में तो चल रहा है। जो चैनल पे देख रहे हैं महोत्सव, उन लोगों के लिए 02242551414 42551414। ये ऑफिस नंबर है महासेवा का, यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, पीएमसी से रिलेटेड और अधिक इसकी जानकारी के लिए आप आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो जैसे मैंने कहा था कि ज़िंदगी में हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और ज़िंदगी की हर शाम आपको तजुर्बे देके जाती है। तो आप सभी लोगों को कुछ तजुर्बे मिले होंगे, कुछ अनुभव, कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, और हमारे किशोर रेडकर साहब को भी तजुर्बा मिला होगा। ऐसे चैनल पे काफ़ी सारे डिबेट करते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं। यहाँ पे भी एक अलग अनुभव मिला है हमारे स्टूडियो में। तो किशोर जी, आपका धन्यवाद खूब खूब। आपके मेल आईडी और आपके नंबर्स प्लीज़ शेयर करें लोगों से। आप रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करें आपकी जो प्रॉब्लम, आपके जो सवाल हो, ताकि आपको उसको उस पर वहीं पे जवाब मिल सके। फ़ोन यदि नहीं उठाया, कभी नहीं हो तो फ़ोन कॉलिंग करने की अपेक्षा आप व्हाट्सअप मैसेज करें प्लीज़। मेरा नंबर है 9820371371। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, मेरा नाम किशोर रेडकर, मेरा नंबर है 9820371371। मेरे पास एक ही नंबर है जो व्हाट्सअप और ये दोनों भी। आप कुछ भी सलाह चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। मैंने नहीं उठाया तो मैं आपको वापस कुछ देर के बाद कॉल करूँगा। बिल्कुल। और आप मेल आईडी भी शेयर किए किशोर जी की, मैं और मोबाइल नंबर भी लिंक में शेयर कर चुके हैं हमारे सहयोगी अविनाश शिंदे। तो आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। कृपया मैसेज करें दोस्तों। और ऐसे ही आप जो त्यौहार का मूड है दोस्तों, तो ऐसे ही स्वस्थ रहे, आपकी मनोकामना करते हैं भगवान से ईश्वर से। मकर संक्रांति और आने वाले सभी त्यौहार अच्छे से जाएं, आप स्वस्थ रहें। और आपके जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसमें पीएमसी के जरिए जाना है, कैसे जाना है आपको, इस सब्जेक्ट को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हों और एजुकेट हों, और आपके दोस्त और